सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल क्या देखे? हमारा कल का क्लास जो है वो मॉडर्न पीरियड का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर था, और उसमें हम क्या देखे कि कैसे अंग्रेजों ने कैसे अपना हुकूमत जो है ना, स्टार्टिंग में वो लोग एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए, एज अ बिजनेस चलाने के लिए आए थे इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे करके कैसे वो लोग इंडिया में कैसा अपना हक जमा बैठे। ओके, तो वो हम कल देखे थे। तो राइज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1850s के आसपास तक उन लोगों ने सारा इंडिया का, लगभग सारा इंडिया का जो रूल है वो लगभग पूरा पूरी उनका हाथ में आ गया था। ठीक है, आज क्या देखेंगे हम लोग? आज हम लोग देखेंगे कि जब 1850s तक क्या हो गया था कि ब्रिटिश रूल जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो कंसोलिडेट हो गया था, और एक टाइम तक चला। ठीक है, 50s तक आते आते कहाँ से शुरू होता है आपको पता है ना? द टर्निंग पॉइंट कौन सा है? 17 कौन सा था? कोई बता पाएगा? 1700 टर्निंग पॉइंट कौन सा था, याद है? 1765। हाँ, यस, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ओके, फिर 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बुक्सार हुआ था। ठीक है, और 1765 में दीवानी राइट्स मिल गया था, राइट? टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स मिल गया था, पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्टली आ गया था। किस कौन सा रीजन का? बिहार, किसी याद है कौन सा रीजन का है? कौन सा रीजन का टैक्स कलेक्ट करने का हक आ गया था? बिहार, बंगाल एंड, और किसका? उड़ीसा। ठीक है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद ही धीरे धीरे करके सारा पूरा इंडिया में कंट्रोल आ गया था, और 1850s तक उन लोगों का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आ गया था। ओके, मराठा को हराया, सिख अंपायर को हरा दिया था, है ना? उस टाइम हम देखे थे। ओके, तो क्या होते हैं जब 1850s तक आ जाते हैं ब्रिटिश रूल में, तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स होते थे, जो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया था, ऑब्वियसली उन लोगों का जो है ना पॉलिटिकल जो पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था, वो कम हो गया था, राइट? कम होने के साथ साथ ऑब्वियसली ये होना ही था कि उन लोग नाखुश थे, है ना? देयर वर सम रिजेंटमेंट अमंग द प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि है ना, जस्ट 10-20 साल पहले बहुत पावरफुल हुआ करते थे, इंडिपेंडेंटली रूल करते थे, अभी है ना ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था, राइट? तो ऑब्वियसली एक रिजेंटमेंट, एक है ना नाखुश सिचुएशन या एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था उस टाइम। ठीक है, तो उसी रिजेंटमेंट का फॉल आउट है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, उसका बारीकी से हम देखेंगे तो उसका बहुत सारा रीजन था, लेकिन आप मोटा मोटी ऐसा समझ सकते हैं कि है ना, जो मुगल पीरियड था, मुगल जो राजा था वो भी डिक्लाइन हो गया था, राइट? और जो मुगल राजा था, और प्रिंसली स्टेट्स था,
प्रिंसली स्टेट्स, उन लोग का पावर भी घट गया था। मोटा मोटी रीजन यही है कि उन लोगों को पावर घटने के कारण वो लोग फिर से पावर में आने का कोशिश किया था। ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। सेपॉय का मतलब जो सिपाही होते हैं ना, सिपाही, सिपाही विद्रोह। ठीक है, एसएमएस में। ओके, तो उसको ग्रेट रिवॉल्ट भी बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक यू नो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका फाउंडेशन पे अटैक था ये, है ना। पूरा हिल गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। ठीक है, तो उसका जब ब्रिटिश सॉरी ये जो रिवॉल्ट है ये होने के बाद ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स लोग बहुत स्ट्रांग थे। तो क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया, रिवॉल्ट खत्म का किया गया। खत्म होने के साथ साथ उसके बाद का जो रिजल्ट है, मोटा मोटी यही रिजल्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुकान बंद हो जाता है और किसका दुकान खुलता है? द क्राउन, क्राउन का दुकान खुलता है। क्राउन का मतलब जो इंग्लैंड में क्वीन बैठा हुआ है ना, क्वीन। ठीक है, जो क्वीन बैठा हुआ है, रानी बैठी हुई थी, उसका रूल का डायरेक्टली उसका रूल के अंदर आ गया था। ठीक है, तो मोटा मोटी आप अगर दिमाग में बैठाना है तो यही एक इमीडिएट इफेक्ट था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे इसको। अच्छा, ये कौन है, कौन बता पाएगा ये कौन है? ये मैंने इमेज जनरेट किया था चैट जीपीटी से। ठीक है, ये वाला रानी बैकग्राउंड। लक्ष्मीबाई। हाँ, तो ये बेगम हजरत महल और ये रानी लक्ष्मीबाई, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। ठीक है, तो ये 1857 रिवोल्ट में इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, रानी ऑफ झांसी। ठीक है, झांसी एक प्रिंसली स्टेट था, उसका रानी था, रानी थी। ठीक है, ओके, तो हम अभी देखेंगे कि रिवॉल्ट का कॉजेस क्या क्या है, क्यों रिवॉल्ट हुआ, उसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। ओके, नंबर वन रीजन, पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या था? हम देखे थे कि ब्रिटिशर्स लोग एक तो बैटल से, आर्मी से वो लोग फोर्सफुली बैटल करके हरा के एनेक्स करता था, या राज्य को हथियाते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो राज्य था, प्रिंसली स्टेट था, उसको हथियाते थे फोर्सफुली, बाय फोर्स, बैटल करके, है ना। लेकिन उन लोग का कुछ पॉलिसीज भी था, मैंने बताया ये सॉफ्ट पॉलिसीज है ना। वो उस वो पॉलिसी क्या करते थे, उस पॉलिसी से एनेक्स करते, एनेक्स का मतलब हथियाना। ठीक है, अपने अंदर लेना। ठीक है, एनेक्स करने का पॉलिसी करते थे। वो एनेक्स करने का पॉलिसी क्या है? वन ऑफ द पॉलिसी इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, जिसके तहत क्या होता था, अगर किसी का लड़का नहीं है, किसी राजा का लड़का नहीं है, अगर प्रिंस नहीं हुआ, राजा का अगर संतान मेल नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाते थे। ठीक है, तो वन ऑफ देम वाज झांसी। आप अगर देखेंगे झांसी, तो रानी ऑफ झांसी क्यों नाराज थे? क्योंकि वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत झांसी जो प्रिंसली स्टेट था, वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था। ओके, ओनली बिकॉज मेल प्रिंस या मेल एयर नहीं था उनका। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी बहुत
यू नो जो प्रिंसली स्टेट्स था उनको पसंद नहीं ये जो यू नो पॉलिसी है उसको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत नाखुश थे, नाराज थे। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, है ना, झांसी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली फिर सब्सिडियरी अलायंस बोल के एक पॉलिसी हुआ करते थे, जिसमें, है ना, वो लोग ब्रिटिशर्स लोग ये कहते थे कि आप ना राजा बनते रहिए, लेकिन आपका जो रियल पावर है, जैसे क्या करते थे कि मिलिट्री जो मिलिट्री इंडिपेंडेंट स्टेट्स का हुआ करते थे ना, वो मिलिट्री डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ही प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली आप प्रिंसली स्टेट्स मिलिट्री या आर्मी को मेंटेन कर सकते थे, और ब्रिटिशर्स ही प्रोवाइड करते थे। और उस वो ब्रिटिशर्स का जो आर्मी था, उसका जो सैलरी भी वही देना पड़ता था जो प्रिंसली स्टेट्स था। राइट, तो ये सब्सिडियरी अलायंस का पॉलिसी था। ठीक है, तो क्या इफेक्टिवली जो रूलर हो गया था वो ब्रिटिशर्स हो गया था। ठीक है, जो इफेक्टिव रूलर था। ओके, तो द रियल पावर, एक्चुअली जो रियल पावर है, रियल पावर जो है, रियल पावर एंड कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब वही कि जो मिलिट्री है और दूसरा स्टेट से क्या रिलेशन है, वो वाला एक्सटर्नल अफेयर्स बोला जाता था। ठीक है, एक्सटर्नल जो अफेयर्स था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, इंक्लूडिंग द मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, फिर ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, अगर फॉरेन पावर एक देश में आ जाते हैं तो वो लोग एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं उनके बीच। तो वो लोग डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं, जो लोकल जो रूलर था, तो और लोकल जो रूलर्स के ऊपर डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते थे, है ना, क्योंकि वो लोग ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो लोग डिसरेस्पेक्ट करता था द लोकल रूलर्स, इंक्लूडिंग द मुगल एम्पायर। ठीक है, लास्ट जो मुगल एम्पायर था वो बहादुर शाह तू। ठीक है, वो बहादुर शाह तू का जो बहादुर शाह तू जो मुगल एम्पायर था लास्ट, तो उनका जो टाइटल था वो एबॉलिश कर दिया। ठीक है, एबॉलिश में टाइटल का मतलब कि मैं मुगल का राजा हूँ, पूरा भारतवर्ष का राजा हूँ, वो जो टाइटल था उन लोगों ने खत्म कर दिया वो। ठीक है, वो एज ए, फिर बहुत लोग नाखुश हो गया कि ये तो डिसरेस्पेक्ट हो गया, है ना। दैट इज वन रीजन। अनदर रीजन इज दैट जो भी, है ना, टाइटल्स एंड पेंशंस था, ये छोटा मोटा रीजन है। ठीक है, मतलब क्योंकि उस टाइम में किसी किसी को पेंशन मिलता था, है ना, मुगल का टाइम में। ओके, तो वो भी एबॉलिश कर दिया था। ओके, तो वो भी बहुत लोग नाखुश हो गए। फिर इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक बोले तो फाइनेंशियल जो कॉज होता है ना, उसको इकोनॉमिक कॉजेज भी बोलते हैं। ठीक है, पैसा रिलेटेड, जैसे परमानेंट सेटलमेंट हमने डिस्कस किया था, राइट, रियटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वो लोग लाए थे, तो वन ऑफ देम इज परमानेंट सेटलमेंट, रियटवारी एंड महलवारी। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे हुआ करते थे, हमने देखे थे, है ना। तो जैसे परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ लागू हुआ था, ये नॉर्थ नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, रियटवारी साउथ इंडिया में और महलवारी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, तो ये इसका तहत क्या हुआ था, आपको बताया गया था कि लास्ट क्लास में, कि ये बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था लोगों को इसके तहत, है ना। तो ऑब्वियसली जो अफेक्टेड पीपल था, अफेक्टेड लोग था, वो लोग नाखुश हुए थे।
है ना, ये वन ऑफ द रीजन था। फिर नेक्स्ट रीजन ये था कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कौन सा था, है ना, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हाथ से जो बनाते थे ना, उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, है ना, हाथ से फॉर एग्जांपल मूर्ति बनाते थे या पॉटरी बनाते थे, वो हैंडीक्राफ्ट था। फिर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब क्लॉथ, जो कपड़ा बनाता था, बनाने का जो इंडस्ट्री था इंडिया का, भारतवर्ष में जो था ना उस टाइम में, लोकल इंडस्ट्री, लोकल फैक्ट्रीज, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि उस टाइम में मशीन मेड, मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स आ गए थे, राइट। हम जानते हैं कि उस टाइम में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, राइट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्या शुरू हो गए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू हो गया था, तब मशीन आ गया था उस टाइम में, सीविंग मशीन, जो क्लॉथ बनाने का जो मशीन है ना, वीविंग मशीन, सॉरी नॉट सीविंग मशीन, वीविंग मशीन आ गया था, ओके। तो रेडीमेड बनता था और चीपर था, तो इंपोर्ट टैक्स भी नहीं लगता था, है ना, आजकल जैसे इंपोर्ट टैक्स लगते तब लगता नहीं था। तो लोगों ने ऑब्वियसली वो जो चीप गुड्स है, चीप कपड़ा है ना, वो खरीदने लगा था, ओके, जो कम दाम वाला। और जो लोकल जो फैक्ट्री है, लोकल जो फैक्ट्री है, वो खत्म होने लगा था, ठीक है। तो लोग बहुत गरीब हो गया और नाखुश हो गया, ठीक है, दैट वाज वन। फिर एक ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक एक कॉन्सेप्ट निकलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कौन, ये कॉन्सेप्ट का जो मेन सूत्रधार है वो कौन है, वो दादा भाई नाओरोजी, दादा भाई नाओरोजी, ठीक है। बाद में भी हम इनको जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट लाए थे। उसमें वो क्या बोले कि ब्रिटिशर्स लोग हमारा देश से जो वेल्थ है, जो पैसा है ना, जो है ना रिच, रिचेस है, वो लेके जा रहे हैं बहुत सारा तरीके से, ठीक है। एक तो होगा कि इंडिया का जो रिसोर्स से ही उन लोगों का जो ब्रिटिशर्स का सैलरीज है ना, जो सैलरीज है, ब्रिटिशर्स का जो सैलरीज है, पेंशन है, वो लोग हमारा पैसे से ही उन लोगों का, है ना, भरण पोषण हो रहा था, ओके, सैलरीज दे रहा था, पेंशन दे रहा था, राइट। और उसके ऊपर हम क्या करते थे, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाता था, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कॉटन लेके जाता था, कॉटन इंडिया से कहाँ लेके जाता था, इंग्लैंड, इंग्लैंड लेके जाता था। और ये रॉ मटेरियल हो गया ना, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये वाला रॉ मटेरियल। और इंग्लैंड में क्या करता था, उस कॉटन को यूज करके कपड़ा बनाता था ऐसा, ठीक है, कपड़ा, कपड़ा बनाता था, ठीक है। और ये कपड़ा जो फिनिश प्रोडक्ट है फिर इंडिया में आता था, ओके। तो इंडिया में आके फिर यहाँ पे बेचता था, और वो भी, यू नो, दाम तो ऑब्वियसली ज्यादा ही लेंगे कि कॉटन रॉ मटेरियल यहाँ से यूज करके फिर यहाँ के जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका दाम ज्यादा होगा। इसका मतलब है हमारा रॉ मटेरियल ही यूज करके हम ही को बेच रहा है, ओके। तो उस तरीके से हमारा वेल्थ का ड्रेन हो रहा था। ड्रेन का मतलब, है ना, ड्रेन का मतलब ड्रेन पाइप नहीं रहता है कि एक जगह से दूसरा दूसरा जगह जाने के लिए, है ना। तो हमारा अगर ये इंडिया है, ये इंग्लैंड है, ठीक है, तो यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड तक पैसा ड्रेन हो रहा था, ठीक है। देयर इज अनदर रीजन। अब हम देखेंगे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। हम देखे थे उस टाइम में
एक एबोलिशन ऑफ सती। ऑब्वियसली वो सती प्रथा जो था वो खराब था, है ना, लेकिन बहुत लोग वो मानते थे, जो ट्रेडिशनल लोग था वो लोग मानते थे। फिर विडो रीमेरियस जो था वो बैन था, मतलब ट्रेडिशनली बैन था। बहुत एक पाप हुआ करते थे उस टाइम में, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या लाया, विडो रीमेरियस एक्ट लाया। उसके तहत जो विडो था, सती में क्या होता था कि अगर मेरा हस्बैंड, मैं अगर एक किसी का पत्नी हूं, तो मेरा हस्बैंड अगर मर गया तो मुझे भी मरना था, है ना। सती प्रथा वही था ना, कि अगर मेरा हस्बैंड मर गया तो मैं भी उसी जो, जहां पे मेरा हस्बैंड जल गया, मैं भी उसी में जम करके मैं भी अस्थि बन जाऊं। वैसा एक प्रथा था। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने ये रिफॉर्म लाया कि ये वाला जो भी ट्रेडिशन था वो खराब है, और उसको एबोलिश करने के लिए, सती का एबोलिशन के लिए वो लोग एक एक्ट लाया 1829 में। ठीक है, 1829 में। फिर विडो रीमेरियस एक्ट भी लाया, है ना, वो 1856 में लाया। तो लेकिन बहुत लोग नाखुश थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन, अपना इंडिया का ट्रेडिशन है उसका अगेंस्ट में है बोल के वो लोग मानते थे। ठीक है, ये एक रीजन था। फिर फियर ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन। ओके, तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ क्या हुआ था उन लोगों का, उनके साथ साथ क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी भी आया, राइट। क्रिश्चियन मिशनरीज भी है, तो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का आने के बाद। ठीक है, तो एक सस्पिशन पैदा पैदा हो गया, एक फियर पैदा हो गया, एक भय पैदा हो गया कि हमको ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर ले ये ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है, हम तो हिंदू है या मुस्लिम है, तो हमको अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेंगे जबरदस्ती, तो मैं तो नाखुश होंगे ना। तो इसलिए ये भी एक सस्पिशन और फियर था। फिर हम पहले भी बोले थे कि एक है ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स लोग अपने आप को सुपेरियर मानता था, है ना, तो डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियंस लोगों के साथ। ओके, आ, फिर ये वाला रीजन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर जो, है ना, क्योंकि मॉडर्न जो रेलवे है और टेलीग्राफ है, बहुत लोग मानते थे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में ये हैम्पर करते थे बोल। ठीक है, वो भी एक रीजन है। लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्योंकि सिपाही विद्रोह बोलते हैं ना इसको, सेपॉय म्यूटिनी, और मिलिट्री कॉजेस के कारण, इमीडिएट जो कॉजेस था वो मिलिट्री कॉज था, और सिपाही विद्रोह के कारण ही जो सिपाही इन्वॉल्व हो गया था ना, तो इसलिए ही ये विद्रोह इतना बड़ा हो पाया। ओके, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नींव है उसको ही हिला दिया था, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मिलिट्री कॉजेस। तो इसमें क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन एंड लो पे, जो इंडियन ट्रूप्स था, इंडियन जो सिपाही था, जो ब्रिटिश आर्मी में के अंदर था, तो उन लोगों का जो पे एंड अलाउंसेस था कंपेयर टू द ब्रिटिश ट्रूप्स, वो कम था। ठीक है, और उन लोगों का प्रमोशन भी नहीं होता था, राइट। तो ये एक, है ना, अंदर ही अंदर जो इंडियन सिपाही था, है ना, वो थोड़ा सा नाखुश और नाराज हो गए थे। ठीक है, फिर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एक्चुअली क्या है, हिंदू जो बिलीफ है ना, हिंदू क्या विश्वास करते थे उस टाइम, कि ना अगर मैं समुंदर पार कर गया तो मेरा जो कास्ट है ना, मेरा जो कास्ट है वो मैं लूज कर जाते हैं। ठीक है, वो एक विश्वास करते थे। ठीक है, अपना अपना कास्ट था, क्योंकि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम तो ऑब्वियसली होगा ही, ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, शूद्र, है ना। तो
उस टाइम ऐसा बिलीफ था कि मैं अगर सागर को क्रॉस कर लिया, अगर मैं सी के ऊपर चला गया, तो क्या हो गया कि मेरा कास्ट चला जाएगा। ओके, तो ये एक फियर था। ओके, लेकिन इस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया कि आप अगर बंगाल आर्मी का अगर पार्ट है, मतलब ब्रिटिश आर्मी का अगर पार्ट होना चाहते हैं, तो आपको ओवरसीज सर्व करना पड़ेगा। मतलब आपको सागर क्रॉस करना पड़ेगा और बाहर भी फॉरेन लैंड में सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जहाँ पे बहुत लोग इस पॉलिसी या इस एक्ट को अपोज करते थे, इससे नाखुश थे। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, इसमें क्या था कि अवध को, है ना, 1856 में अवध अवध एक राज्य था, प्रिंसली स्टेट था। अवध को जबरदस्ती एनेक्स कर लिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस हम देखे थे, वो लास्ट चैप्टर में हम देखे थे मिस गवर्नेंस। ठीक है, अवध एक यूपी, नॉर्दर्न यूपी का एक राज्य था उस टाइम। आज का भी यूपी है ना, थोड़ा नॉर्थ साइड में है अवध। तो उसमें उसको एनेक्ट कर लिया था, है ना, हथिया लिया था। और बंगाल आर्मी का जो डिवीजन था, उसमें क्या था कि अवध का लोग था, बहुत लोग, है ना। तो इसलिए वो लोग भी नाखुश था कि यार जबरदस्ती मेरा प्रिंसिपल स्टेट को वो लोगों ने, ब्रिटिशर्स लोगों ने ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो है ना, जब एक बार ब्रिटिशर्स लोग ले लेते हैं तो क्या करते हैं, उन लोगों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू हो जाता है, राइट। तो वो लोग ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगते हैं, है ना। तो उन लोग जो सेपॉय था, सिपाही था, तो उन लोगों का जो फैमिली अवध में था, तो उन लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना, राइट। तो ये एक फियर पैदा हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें क्या हो गया, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, एक अफवाह क्रिएट हो गया कि जो कार्ट्रिज है, राइफल का जो कार्ट्रिज नहीं रहता है ना, गोली, एक राइफल का गोली रखने के लिए, है ना, कारतूस। तो वो एक नया राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था, उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। ठीक है, उसमें जो कारतूस भरते थे, कार्ट्रिज जो भरते थे, उसमें कौन सा ग्रीस लगाते थे, पोर्क और बीफ का ऑयल या फैट। ग्रीस बोले तो थोड़ा फिसलने के लिए ना ग्रीस लगाते हैं ना, तो लुब्रिकेट। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मुस्लिम सिपाही और जो हिंदू सिपाही था, है ना, वो लोग नाराज हो गया, क्योंकि वो ग्रीस को ना वो लोग जब, है ना, लोड करते हैं ना राइफल में, तो उनको, है ना, बाइट करना पड़ता है ना, मुंह में लगा के ऐसा बाइट करना पड़ता है। ठीक है, बाइट ऑफ। और हिंदू के लिए तो जो बीफ था, वो तो एक अगर मुंह में आ गया तो वो पाप हो गया वो। और मुस्लिम जो सिपाही था, अगर पोर्क मुंह में आ गया तो वो पाप हो गया मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो ये एक आउटरेज, बहुत गुस्सा पैदा कर रहा था हम लोग, है ना, नाखुश हो गया था सिपाही लोग। तो दे वर वेरी आउटरेज। तो ये हम देखे क्यों ये 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ। ओके, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिवॉल्ट कैसे शुरू होता है। ठीक है, रिवॉल्ट कब शुरू होता है। नंबर 1, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, याद रखना, मई 10, 1857 में, इन कहां पे, मेरठ में शुरू होता है। मेरठ में क्या होता है, थर्ड जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री है, सॉरी नेटिव कैवेलरी है,
ठीक है, ये यूनिट का नाम है बेसिकली, ब्रिटिश आर्मी का यूनिट का नाम है। तो थर्ड नेटिव कैवलरी में ये जो ग्रीस कार्टरिज का नाम बोला ना, ठीक है, ये जो कार्टूस का जो इशू हुआ था, तो उसके तहत एक रिवेलियन शुरू हो गया था। ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर को अटैक कर दिया, और यही मार्क करते हैं कि रिवॉल्ट शुरू हो गया। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कहां पे शुरू होता है? मेरठ पे, और 1857 पे मई 10 में। ठीक है, एमसीक्यू में आते हैं ये। फिर मई 11, ये जो मेरठ वाला जो सिपाही है, और दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो बहादुर शाह जफर टू, ये जो मुगल एम्पायर था लास्ट, उनको उनका नाम पे ये रिवॉल्ट शुरू करते हैं कि हमारा राजा जो है बहादुर शाह जफर टू है, और ब्रिटिशर्स लोग अभी नहीं है, हम दिल्ली कब्जा करेंगे अभी। ठीक है, तो वो लोग दिल्ली मार्च कर लेते हैं, और उन लोगों का जो सिंबॉलिक जो लीडर था वो कौन था? जो लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर टू। ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं रिवॉल्ट, फिर फाइटिंग शुरू होते हैं। ओके, फिर एक टाइम में दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसी टाइम कानपुर में भी शुरू हो जाते हैं, लखनऊ में भी शुरू हो जाते हैं, झांसी में भी शुरू हो जाते हैं, बरेली में शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, फैजाबाद में, बिहार में अर्रा बोल के एक जगह है, शुरू हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज में क्या आएगा आपको, कि कानपुर में जो रिवॉल्ट को लीड कर रहा था, उनका नाम कौन है? उनका नाम क्या है? नाना साहेब। ठीक है, और वो टांटिया टॉप उनका असिस्टेंट था। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं कभी कभी। ठीक है, फिर लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। ओके, झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। ओके, फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। बिहार में कौन था? कन्वर सिंह। ये एमसीक्यूज में, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा गौर से याद रखिएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा मैप देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मैप के बिना अधूरा है। ओके, तो हम ये बिलीव करते हैं ना, तो इसलिए हम मैप देख लेंगे। ये इंडिया है, ठीक है, ये गुजरात आप देख लीजिए, ये गुजरात है ना, ये वाला पार्ट है, ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये थर्ड डेजर्ट वाला पार्ट है। ओके, बस आपको मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ऐसा। ठीक है, और इसमें आप देखिएगा, दिल्ली, ये दिल्ली, ये मेरठ। ओके, जहां पे मेरठ में शुरू हुआ ना, और मेरठ से दिल्ली मार्च कर लिया। ठीक है, और हम कहाँ कहाँ देखे थे? फिर झांसी। ओके, और कहाँ देखे थे? लखनऊ। ओके, और कहाँ देखे थे हम लोग? बिहार में भी था ना कहीं पे, अर्रा, ये वाला बिहार। ओके, तो ऐसा ऐसा ये छुटपुट बहुत सारा जगह था यहाँ पे, ऐसा मुल्तान, अलीगढ़, ये बरेली, ठीक है, सीतापुर। तो बहुत सारा जगह में ये रिबेलियन शुरू होता है। लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि आप देखिएगा कि ये वाला जो एरिया है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट वाला जो एरिया है ना, जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसी एरिया में, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, बस इसी एरिया में रिबेलियन का जो इफेक्ट है, या रिबेलियन का जो एक्सपेंशन है, एक्सपैंड है, यहीं तक सीमित रहता है। ठीक है, ये कभी कभी आपका कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर होना पड़ेगा। ये रिबेलियन जो है ना, ये नॉर्थ इंडिया में सीमित था, साउथ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ओके, और
और बहुत सारा लोग भी इसमें, जो कॉमन मास है वो भी इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो फेलियर होने का रीजन, वन ऑफ द रीजन वही था, मेजर रीजन। ठीक है, तो सप्रेशन कैसे करते हैं? ब्रिटिशर्स लोग, ऑब्वियसली पावरफुल था, है ना, उस टाइम में जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम में गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। ओके, तो हम एक्चुअली एक टेबल बनाएंगे जिसमें गवर्नर जनरल का लिस्ट होगा, और उस गवर्नर जनरल का क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स या माइलस्टोन्स हुआ था, वो एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, दैट वुड बी गुड फॉर रिवीजन। आपको शेयर कर देंगे उसको। ओके, क्योंकि रिवीजन के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, गवर्नर जनरल का मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टॉप जो लीडर था ना, उसको गवर्नर जनरल बोलते थे। ठीक है, उस टाइम में आ, तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने रेनफोर्समेंट लाया अपना ट्रूप्स को फिर से, है ना, जहां तहां था, जैसे डाइवर्ट हो रखा था चाइना में या अलग अलग जगह पे, तो वो फिर से उन लोगों को बुलाया और रेनफोर्स किया अपना आर्मी को। ठीक है, और दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ठीक है, सितंबर तक, ये मई में शुरू हुआ था ना। ठीक है, मई में शुरू हुआ था, तो सितंबर तक क्या हो गया, सितंबर तक ब्रिटिशर्स ने फिर से रिकैप्चर कर लिया। ओके, तो बहादुर शाह जफर तो जो है ना, वो जो सिंबॉलिक लीडर था, उनको कैप्चर कर लिया। ओके, कैप्चर करके रंगून, म्यांमार जो है ना अभी का, तो उस टाइम रंगून बोलते थे, उस उधर एग्जाइल कर दिया, जेल भेज दिया उधर। ओके, और उसी उसी में मुगल डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है, एकदम फाइनल फॉर्मल खात्मा। ओके, फिर कानपुर को भी रिकैप्चर कर लेते हैं दिसंबर तक, है ना, फिर 58 तक लखनऊ को, है ना, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे वो लोग रिकैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखे थे सेपॉय म्यूटिनी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सिपाही लोग, सिपाही विद्रोह क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिपाही लोग यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे इन्वॉल्व था इस रिवेलियन में। ओके, तो ये इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, है ना। ओके, फिर हाँ, अब फेलियर का जो रीजन था वो हम थोड़ा सा टच करेंगे। एक तो हो गया यूनिटी एंड कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ लड़े थे ऑब्वियसली, लेकिन एक कॉमन, यू नो, बहुत एक अच्छा आइडियोलॉजी या कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था, और उन लोगों का बीच में एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं था। ठीक है, एक विजन जो था वो बड़ा नहीं था और यूनिफाइड नहीं था। ठीक है, वो लोकली ही अपना जो ग्रीवेंसेस है, लोकल जो प्रॉब्लम्स है, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए वो लोग ये रिबेलियन शुरू किया था। ठीक है, इसलिए दैट इज वन ऑफ द फिलोसॉफिकल रीजन क्यों ये रिबेलियन फेल हुआ। ओके, फिर लीडरशिप का कमी था, है ना, एक, है ना, बड़ा एक जो लीडर नहीं था, जो, है ना, सबको सबको यूनिफाई करके ड्राइव कर सके। अकेला अकेला इंडिविजुअल लीडर्स था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई टांटिया, तो अकेला 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 जो रीजन था उन लोगों का, जो अपना अपना जो प्रिंसली स्टेज था, उसके कारण ही वो लोग लड़े थे, और उसके दायरे पे ही लड़े थे। ओके, तो सेंट्रलाइज एक स्ट्रक्चर नहीं था। ओके, फिर ब्रिटिश का जो रिसोर्सेस है, ऑब्वियसली मिलिट्री और, है ना, पैसा उन लोगों के पास ज्यादा था, अच्छा था। ओके, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम था। ओके, टेलीग्राफ हमने देखा ही था कि टेलीग्राफ उस टाइम में एस्टेब्लिश हो गया था, और ब्रिटिश रेलवे भी उस टाइम में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर हम बोले थे कि लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस, है ना, तो बहुत सारा जो एजुकेटेड इंडियंस था वो इस रिवेलियन का
अगेंस्ट था, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। अनदर इज मेनी इंडियन रूलर्स इसको सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत सारा ऐसा रूलर था जो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, सिंध, वो रूलर क्या करते थे कि ये जो रिबेलियन है उनका सपोर्ट में नहीं था। ओके, इनफैक्ट वो लोग ब्रिटिशर्स को ही एक्टिवली सपोर्ट करता था। फिर जो पंजाब और गुरखास, पंजाब रेजिमेंट है ना, जो सिख और गुरखा जो रेजिमेंट था, वो लोग पूरा पूरा का पूरा ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश जो रूल था, उसको सपोर्ट करता था। ओके, पूरा लॉयल था वो, ठीक है। तो इसलिए भी, है ना, ये रिबेलियन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, क्योंकि जो सिपाही था वो कुछ पॉकेट्स का या कुछ यूनिट्स का ही सिपाही था जो रिबेलियन में आ गया था, सारा सिपाही नहीं आया। ओके, और उसके साथ साथ पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट था, ऑब्वियसली, है ना, रिसोर्सेस नहीं था, पैसा नहीं था, तो आर्म्स नहीं था, मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री नहीं था, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के पास ये सब सारे थे, और इसलिए बाद में वो लोग सप्रेस करने में कामयाब हो गया। ओके, ये तो हो गया कैसे ये रिवोल्ट शुरू हुआ और कैसे एंड हुआ। ओके, क्यों एंड हुआ या कैसे एंड हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये रिवोल्ट होने के बाद का जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या क्या है, ठीक है। तो हमने पहले भी बोला था, नंबर वन कॉन्सिक्वेंस इज एंड ऑफ कंपनी रूल और डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्ट हो जाते हैं कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारा जो दुकान है, कारोबार है, वो बंद करो, और मैं जो क्राउन हूँ, जो क्वीन हूँ, है ना, इंग्लैंड का जो क्राउन है, उसका रूल डायरेक्टली आ जाते हैं। ओके, तो वो लोग क्या लाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठाते हैं, फिर जो गवर्नर जनरल, हमने बोला था ना, जो गवर्नर जनरल है, उस जो मिलिट्री हेड था, या जो गवर्नमेंट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड था, वो गवर्नर जनरल को वाइस रॉय बना दिया, उनका नाम चेंज करके वाइस रॉय बना दिया। तो उस टाइम में जो म्यूटिनी जब हुआ था, जब ये रिबेलियन हुआ था, उस टाइम में कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग, तो उनको ही वाइस रॉय बना दिया। तो एमसीक्यू में क्या आते हैं कि फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये 1858 में चेंज होते हैं, ठीक है। फिर एक ये 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 जब आते हैं, वो बस फॉर्मेलाइज करने के लिए एक क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन नामक एक, प्रोक्लेमेशन, इसका मतलब एक डिक्लेरेशन, एक कागज का टुकड़ा क्वीन से लिखवा के लाते हैं और इंडिया में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हर दरबार में, हर पब्लिक गैदरिंग में इसको दिखाते हैं और पढ़ के सुनाते थे उस टाइम में, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अब क्वीन ने राजभार संभाल लिए हैं, कंपनी का रूल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और वो लोग कुछ कुछ प्रॉमिस भी करते हैं कि हाँ, हम लोग रिलीजियस फ्रीडम देंगे, है ना, इंटरफेयर नहीं करेंगे ज्यादा, सबको इक्वल मौका देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर मिलिट्री जो था, उनका जो मिलिट्री था उसको रीऑर्गेनाइज कर, ब्रिटिश जो आर्मी था उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, है ना, सेपरेट यूनिट्स बनाते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उनको भी, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा रिफॉर्म लाते हैं। ओके, ब्यूरोक्रेसी, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें उसको आईसीएस बोलते थे, अभी का जो आईएएस है ना, ठीक है, तो उस टाइम में आईसीएस बोला करते थे, इंडियन सिविल सर्विस। ओके, तो तब वो
रिफॉर्म लाया था एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों का जो पॉलिसी था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था। ठीक है, फिर इम्पैक्ट लाते हैं सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट ये होते हैं कि वो लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या करता था वो लोग, सती सिस्टम जो है वो एबॉलिश करते थे, ट्रेडिशनल जो वे ऑफ लाइफ है उन पे थोड़ा सा उन लोगों का इंटरफेरेंस रहता था, उसको कम कर दिया अभी। ओके, ताकि है ना वो जो नाखुश होने का सिनेरियो जो है वो ना हो, जो लोकल पब्लिक है, जो ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन थे। ओके ठीक है, तो इसके बाद 1857 में जो रिबेलियन के बाद जब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल शुरू करते हैं, तो उसके बाद का जो कहानी है वो कहानी का नेक्स्ट जो माइलस्टोन है वो 1885 है। ठीक है, 1885 है। तो 1857 से 1858 में क्या हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दुकान बंद हो जाता है और क्राउन रूल शुरू होता है ना। तो वो लोग कुछ कुछ रिफॉर्म लाते हैं, रिफॉर्म्स। ओके, और उस रिफॉर्म्स के दौरान क्या होते हैं, धीरे धीरे करके एक सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस का बीच में नेशनलिज्म का भाव पैदा होते हैं, और 1885 में एक फॉर्मल एक प्लेटफॉर्म का तैयार होते हैं जिसका नाम है INC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। गुड, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआत होते हैं। ओके, ये किसने एस्टेब्लिश करते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्लस और इंडियन कुछ इंडियंस थे। ठीक है, कुछ इंडियंस का नाम एक नंबर में कौन आता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नंबर 2 में कौन आते हैं? गोखले, GK गोखले। ठीक है, फिर WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो और भी लोग होते हैं। ओके, WC बनर्जी कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, ओके, और दादा भाई नौरोजी को हम क्या जानते हैं? ये ग्रैंड ओल्ड मैन। ये MCQs में आते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। तो ये चैप्टर खत्म। ओके, रिवोल्ट वाला पार्ट हमारा क्लियर है। क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ क्वेश्चंस एनी? ओके, तो अभी हम 1857 और 1885 का बीच का जो क्राउन रूल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसको एक फटाफट आई थिंक 1 घंटा होने वाला है, तो हम देख लेंगे, ये वाला चैप्टर भी कवर कर लेंगे। हाँ बोलो। सर মানে এইটো কি কৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল মানে এইটো আছিল লৰ্ড কেনিংটো সৰ ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল আছিলে নে অল ইণ্ডিয়ান? মানে বুঝা নাই কোয়েশ্চনটো কি? গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটো সৰ ইণ্ডিয়াৰ আছিলে নে অল ইণ্ডিয়াৰ আছিলে? ইণ্ডিয়াৰ লৰ্ড আছিলে নে কেনিং অল ইণ্ডিয়া? মানে মই বুজা নাই। মানে ইণ্ডিয়াৰ অকল মানে বিশ্বৰ আছিলে নে অকল ইণ্ডিয়াৰে বিশ্বৰ আছিল? নহয়, ইণ্ডিয়া অকল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াটো সৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেংকিং আছিলে নেকি?
নহয় নহয় এগেইন মানে তেতিয়া যোনটো ট্ৰানজিশ্যন যোনটো হয় নহয়, ট্ৰানজিশ্যন হৈছিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি এটা তেতিয়া আছিলে মানে, ঠিক আছে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল, গভৰ্ণৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক যোনটো আছিলে, তোমাক মই দেখাই দিছো ৰবা, এইটো অলপ ডিটেইলছত তুমি সুধিছা, যেতিয়া এটা লিষ্ট এটা আছে মোৰ, এইটো চোৱা, কাহানী এটা আছে কি মানে আগতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলটোকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিলে মানে, ঠিক আছে, পুৰা ডিটেইলছত যদি যোৱা মানে, ঠিক আছে, কাৰণ বেংগলে মানে বাকী কেইটা কণ্ট্ৰল কৰিছিল, তিনিটা প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে, ওৱান ইজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ মাদ্ৰাছ আৰু বম্বে, এনেকা আছিলে মানে, ঠিক আছে, বাট এইটো 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 কাহানী বেলেগ, অ'কে, বাট যোনটো তুমি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক কৈছা নহয়, দিছ ইজ ইট, এওঁক ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বোলা যায়, ঠিক আছে, মই কোনটো কৈ আছো, লৰ্ড কেনিং, ঠিক আছে, তো লৰ্ড কেনিং লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে, লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, আৰু ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় আছিলে, কথাটো গম পালা, এইটো এইটো লিষ্টটো যেতিয়া মই তোমালোকক দিম নহয়, এটা টেবুল ফৰ্মেটত দিম, इट विल बी क्लियर, एना बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का एक्चुअली याद रखने के लिए बहुत सारा चीज है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा देखा जाएगा तो बहुत सारा चीज है जिसको पढ़ना है, इसका पढ़ने का एक तरीका है, एक अप्रोच है, ठीक है, एक तो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं, जैसे एक आपका माइंड में ना एक जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो माइंड मैप है, उसको तैयार करना है, मैं आपके लिए अभी बेसिक माइंड मैप ही तैयार कर रहा हूं, ओके, ये एक बार माइंड मैप तैयार हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि उस माइंड मैप में जोड़ने के लिए अलग अलग डिटेल्स हम डाल देंगे उसमें, तरीका ऐसा है, ओके, पहले माइंड मैप तैयार करेंगे, बेस वाला, बेस एकदम बैकबोन, ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके डिटेल उस बैकबोन में फ्लैश एंड बोन्स डाल देंगे, फ्लैश एंड बोन्स क्या है, ये जो लिस्ट होगा ना, ये फ्लैश एंड बोन्स होगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा और डिटेल भी घुस जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा टेबल रहेगा आपके पास, है ना, एनेक्सर्स रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट रहेगा, और एक लिस्ट रहेगा क्या, कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम में क्या किया था, ठीक है, उसका एक लिस्ट रहेगा, क्या क्या फाइंडिंग्स रहा था, ओके, फिर और एक लिस्ट रहेगा कि हमारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्या क्या था, भगत सिंह वगैरह, ठीक है, ये बेसिक बेस में हम नहीं पढ़ेंगे ये वाला, ये तो हो गया फ्लैश एंड बॉन्स, ओके, ये डिटेल है, लेकिन एक बार बेस तैयार हो जाएगा ना, तो फिर ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जब हम पढ़ेंगे तो पूरा आपका दिमाग में बैठ जाएगा और याद रखने के लिए भी आसान होगा, रिवीजन के लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है, तो हम और देखेंगे कि महात्मा गांधी का एक टेबल रहेगा जिसमें महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था, ठीक है, एक टेबल रहेगा अलग से, ओके, तो ये सब जब आप पढ़ेंगे एक साथ, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा आपका क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखने में भी आसानी रहेगा, अलग याद रखने का एक्चुअली हमारा मेमोरी ऐसा ही काम करते हैं, है ना, एक ही चीज को ना बार बार अलग अलग तरीके से अगर हम देखेंगे ना, तो याद रखने में आसानी होते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बार बार देखेंगे ना, तब याद रखने में आसान होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, एक चीज है, ये एक अगर चीज है, ठीक है, इसको बहुत सारा चीज है इसमें, और अगर इसमें मैं इस एंगल से देख रहा हूं, इस एंगल से अगर देख रहा हूं, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, फिर दूसरा एंगल से भी देखेंगे ना, सॉरी ये उल्टा ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर यहां से भी, फिर यहां से भी, है ना,
तो चारों तरफ का एक एक ही चीज को ना दूसरा दूसरा एंगल से अगर हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं, तो याद रखने में बहुत आसानी हो जाता है, बहुत याद दिमाग में घुस जाता है। ये एक्चुअली वन ऑफ द ट्रिक्स है याद रखने का। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले बेस को तैयार कर रहे हैं, है ना, फिर हम अलग अलग टेबल उसमें घुसा देंगे, गवर्नर जनरल का लिस्ट घुसा देंगे, एजुकेशन कौन सा था, एजुकेशन का पॉलिसीज क्या क्या था वो घुसा देंगे, है ना, फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का लिस्ट घुसा देंगे, तो अलग अलग एंगल रह जाएगा, लेकिन एक ही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम कहाँ पे थे हम लोग? ओके, तो ये फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। 1858 टू 1885 क्राउन रूल शुरू होता है आफ्टर रिवेलियन ऑफ 1857। ओके, तब कंपनी रूल खत्म हो जाता है, क्राउन रूल शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कुछ लाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या है, ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म है उसमें हम देखेंगे, यू नो, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन जो प्रीवियस चैप्टर में जो बताया ना, इस तरीके से दिखता है। ये कागज है बस, और ये पढ़ के सुनाया है ऐसा अलग अलग दरबार में। ठीक है, यही कागज लेके पढ़ के सुनाया कि अभी से क्राउन रूल शुरू होता है और कंपनी का रूल खत्म होता है, और आपका बेनिफिट के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है, आपको इक्वल मौका मिलेगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, आपको दबाया नहीं जाएगा। ठीक है, और आपका रिलीजियस या जो ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स है उसको हम हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ओके, ये ऐसा होते हैं। फिर यू नो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक था, वो हम देखेंगे क्या है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पहले क्या था कि अलग अलग जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वो अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली रूल होता था। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, जब कंपनी का रूल खत्म होके क्राउन रूल आ गया, तो वो बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सेंट्रली एडमिनिस्टर करेंगे। एक सेंट्रल एक बॉडी बनाएंगे, ठीक है, जिसका लीडर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, तो वो क्या करेंगे कि वो सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा उसका, इंडिया का। ठीक है, तो कौन सा एक्ट के तहत आता है ये? इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत आते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इतना डिटेल में घुसना नहीं है अभी, है ना, अभी इतना डिटेल में घुसना नहीं है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है वो सब इतना डिटेल में घुसना नहीं है। ठीक है, बस आपको जानना ये है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बैठा दिया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या रिलेशन रहेगा। प्रोविंशियल का मतलब जैसे आजकल के स्टेट्स जो होता है ना, स्टेट, है ना, इंडिया है, पार्लियामेंट है, जहाँ पे मोदी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर स्टेट का है ना, तो वो प्रोविंशियल, उस टाइम में प्रोविंशियल बोला करते थे। ओके, प्रोविंस। ठीक है, बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी रिफॉर्म कर दिया था उस टाइम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिमेन फंडामेंटल यूनिट, ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट उस समय से था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में ये आज का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है ना, वो उस टाइम का स्ट्रक्चर ही हम अभी तक मेंटेन करके आए हैं। ठीक है, फिर आईसीएस का भी रिफॉर्मेशन हो गया उस तरीके से। फिर मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया, फिर जुडिशियल एंड लीगल रिफॉर्म्स लाया, है ना, जो जस्टिस सिस्टम है ना, कोर्ट का जो सिस्टम है वो भी उन लोगों ने रिफॉर्म किया। तो कैसे? वो लोग इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट एक लाया, और हाई कोर्ट्स ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास को एस्टेब्लिश किया। कभी कभी ये एमसीक्यूज में आते हैं, कभी कभी। ठीक है, कब एस्टेब्लिश किया गया हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास? कब? 1861। ठीक है, फिर आईपीसी जो है अभी जस्ट रिसेंटली इनका नामकरण जो है वो चेंज हो गया।
ओके, लेकिन इससे पहले आईपीसी जो है अभी तक चल रहा था, है ना। ब्रिटिश का जो देन है आईपीसी तब का, है ना। आफ्टर क्राउन रूल जब शुरू हुआ था ना, तब से आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल सीआरपीसी, आप अगर सुने होंगे, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड, उस टाइम में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ये इंडिपेंडेंस के बाद भी चला आया था। ओके, बस रिसेंटली इनका चेंज हुआ था, अभी मोदी गवर्नमेंट ने चेंज किया, ठीक है। फिर कुछ कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाया, है ना। इनकम टैक्स, है ना, यूनिफॉर्म टैरिफ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इतना डिटेल में घुसना नहीं है अभी। बस आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाया था, ठीक है। फिर एजुकेशन पॉलिसी लाया था, है ना, एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें उड्स डिस्पैच बोल के है ना। जब हम एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स हम पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे वो, है ना। अभी बस आपको याद रखना है कि एजुकेशन पॉलिसीज भी लाया था उस टाइम। और ये पीरियड था, प्रेल्यूड था। प्रेल्यूड का मतलब शुरुआत होने से पहले का जो पीरियड है ना, उसको प्रेल्यूड बोलते हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म का शुरुआत होने वाला था, ठीक है। तो हम देखेंगे वो कैसे शुरुआत होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। और मोटा मोटी 1 घंटा हो गया अभी। हमने क्या क्या देख लिया कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द क्राउन रूल फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1857 टू 1885। कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चंस? अब हम क्लास खत्म करते हैं।